हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आज के इस क्लास में हम लोग जैनेन कुमार के काफी प्रसिद्ध कहानी जिसका नाम है पत्नी, इस कहानी को काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ये कहानी एमपी टीईटी वर्ग द्वितीय, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर और हिंदी साहित्य के विभिन्न होने वाले परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर मैं इस क्लास को आप लोगों के लिए तैयार किया है। साथ ही साथ जैनेन कुमार एक ऐसे साहित्यकार है जिनसे संबंधित किसी न किसी एग्जाम में हमें एक प्रश्न तो जरूर देखने को मिलता है। प्रश्न आ जाएगा कि जैनेन का प्रथम कहानी कौन सा है, उनका प्रसिद्ध उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली आज की इस क्लास में जैनेन कुमार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस क्लास को देखने के बाद आप उन प्रश्नों को काफी आराम से हल कर लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जैनेन का जन्म कब और कहाँ हुआ, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। उसके बाद जैनेन कुमार के प्रसिद्ध कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध, इन सभी को देखेंगे और साथ ही साथ इनका प्रकाशन वर्ष भी देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग पत्नी कहानी को काफी विस्तार पूर्वक काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आज का ये पूरा का पूरा सेशन आप लोगों का होगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज के इस क्लास में जो मैं पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जैनेन की प्रसिद्ध कहानी पत्नी को पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम लोगों को जैनेन कुमार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखना होगा। जैनेन कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम आनंदी लाल था। और इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ लेगा कि जैनेन के बचपन का नाम क्या था, तो आनंदी लाल था। ठीक है। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। 24 दिसंबर 1988 को उनका निधन हो गया। जैनेन की कहानियों में व्यक्ति मनोविज्ञान के दर्शन हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, मानवीय दुर्बलताओं का यथार्थ चित्रण जैनेन की कहानी में प्रमुख है। वे प्रसाद की भांति आदर्श पात्रों को जन्म नहीं देते, अपितु यथार्थ के धरातल से उठाए हुए पात्रों को अपनी कहानी का विषय बनाते हैं। और ये लाइन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान में रखिएगा। उनके पात्र अपने आस पड़ोस से उठाए हुए मानवीय चित्र हैं। आगे देखिए, जैनेन की कहानियों का शिल्प भी अलग है, क्योंकि कहानी की मूल संवेदना अपनी उष्णता के साथ उसमें अंत तक व्याप्त रहती है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, ईलाचंद जोशी एवं अज्ञे का उल्लेखनीय योगदान है। अब आप इस लाइन को स्पेशली याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, इवन आया भी है कई बार, कि इनमें से कौन से उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी हैं। ठीक है। या फिर इनमें से कौन से उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, त्याग पत्र में मृणाल के आत्मपीड़ा की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण किया गया है। सुनीता में फ्राडे के सिद्धांतों के अवलोकन में हरिप्रसन्न के व्यवहार का चित्रण है। आगे देखेंगे, जैनेन का जो कल्याणी उपन्यास है, यह एक अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा है। जो इनका सुखदा उपन्यास है, एक कुंठाप्रस्थ नारी की कहानी है। जैनेन्द्र जी ने आधुनिक समाज में नारी की स्थिति का यथातथ्य निरूपण करने का प्रयास अपने उपन्यासों में किया है। अब हम लोग देखेंगे जैनेन के जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, कहानी संग्रह है, निबंध संग्रह है, उनको। ठीक है। और ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, इससे एग्जाम में 100% कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए परख। परख का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1929 ईस्वी। और इनका ये जो परख उपन्यास है, इस उपन्यास में जैनेन्द्र ने प्रेम के आदर्शीकरण का चित्रण प्रस्तुत किया है। सुनीता, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934 ईस्वी।
त्यागपत्र जिसका प्रकाशन वर्ष है 1937 ईस्वी। त्यागपत्र उपन्यास में स्त्री के विरोधी व्यक्तित्व का चित्रण हमें काफी खुले रूप में देखने को मिलता है। अगला उपन्यास है कल्याणी। जो कल्याणी उपन्यास है, इस उपन्यास में विवाह के पश्चात की समस्याओं का चित्रण देखने को मिलता है। विवर्त जिसका प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। सुखदा जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। और इनका जो सुखदा उपन्यास है, सुखदा उपन्यास में नायिका सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण काफी खुलकर किया गया है। व्यतीत व्यतीत उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी। जयवर्धन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1956 ईस्वी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना है, जैनेन कुमार के जो भी उपन्यास रहे हैं, ठीक है, उन उपन्यासों का जो मूल विषय रहा है वो रहा है काम, पीड़ा एवं अहम भाव का समर्पण। हमें इनके सभी उपन्यासों में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखेंगे कहानी संग्रह। पहला कहानी है फांसी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। दूसरी कहानी है वातायन जिसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। नीलम देश की राजकन्या जिसका प्रकाशन वर्ष है 1938 ईस्वी। एक रात 1935 ईस्वी। दो चिड़िया 1934 ईस्वी। पाजेब 1948 ईस्वी। जय संधि 1948 ईस्वी। ठीक, इन सभी कहानियों उपन्यास की प्रकाशन वर्ष आप जरूर याद कर लीजिएगा। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब यूजीसी नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी एग्जाम होते हैं तो उन सभी एग्जामों में क्रम से संबंधित प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस वजह से आपको किसी भी उपन्यास, कहानी संग्रह के जो भी प्रकाशन वर्ष हैं वो काफी अच्छे से याद होने चाहिए। आगे देखेंगे निबंध संग्रह। प्रस्तुत प्रश्न जिसका प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। जड़ की बात 1945 ईस्वी। पूर्वार्ध 1951। मंथन 1953। सोच विचार 1953। काम, प्रेम और परिवार 1953। समय और हम 1964। परिपेक्ष 1977। ठीक है, आगे देखेंगे सहलेखन तपोभूमि उपन्यास। ऋषभ चरण जैन के साथ इन्होंने मिलकर 1932 ईस्वी में लिखा था। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जैनेन्द्र ने अपना कौन सा ऐसा उपन्यास लिखा था जो सहलेखन के माध्यम से पूरा किया था उन्होंने, तो वो है तपोभूमि। और प्रकाशन वर्ष क्या है 1932 ईस्वी। तो इन सभी तथ्यों को आप याद रखिएगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं एक चीज बताना आप लोगों को भूल गई। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जैनेन कुमार की प्रथम कहानी कौन सी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जैनेन की प्रथम कहानी है खेल जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928 ईस्वी। ठीक है, और ये कहानी विशाल भारत, ठीक है, कौन सा, विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। और इन तीनों तथ्यों को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे जैनेन कुमार की कहानी पत्नी की समीक्षा। ठीक है, अब इस कहानी की समीक्षा देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जान लेनी काफी जरूरी है। देखिए, इनकी ये जो कहानी है वो मनोविश्लेषणवादी कहानी है। ठीक है, इस कहानी में ज्यादा पात्र नहीं है, दो ही पात्र प्रमुख हैं। पहला है पति जिसका नाम है कालिंदी चरण। दूसरा जो पात्र है वो है पत्नी जिसका नाम है सुनंदा। देखिए, जैनेन की ये जो कहानी है पत्नी, ठीक है, इस कहानी में जैनेन्द्र जी ने भारतीय समाज की पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था के भीतर एक आदर्श स्त्री जो कि पत्नी बने रहने के बोझ तले दबी हुई है, स्त्री सुनंदा के जीवन व्यथा का चित्रण बखूबी प्रस्तुत किया गया है। वह अपनी पीड़ा को किसी से कह नहीं पाती है, केवल अपने मानसिक जगत में अपनी जीवन स्थितियों के बारे में उचित अनुचित निर्णय करती रहती है। और जो इस कहानी का प्रारंभ होता है वो एक रसोई घर में बैठी सुनंदा के चिंताजनक और उदासीन परिवेश से इस कहानी का प्रारंभ होता है। और जो जैनेन की अधिकांश कहानियां रही हैं बच्चों, जैनेन अपनी कहानियों के माध्यम से जो मध्यम वर्ग है उनकी क्या दशा रही है, उस परिवेश में स्त्रियों की क्या स्थिति रही है, उसका इनकी कहानी उपन्यास में हमें काफी सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। तो चलिए इनकी कहानी को पढ़ना प्रारंभ करते हैं।
जैनेन कुमार मनोविश्लेषणवादी कथाकार के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात है। मनोविश्लेषणवादी कथा साहित्य में पात्रों के मनोभाव का विश्लेषण करते हुए उनके अंदर की गुत्थियों को, मन के अंदर के उलझनों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। वहां पर यह ध्यान रखा जाता है कि जिस पात्र के माध्यम से कथानक को बुना जा रहा है, उस पात्र के बाहर के वातावरण का चित्रण उतना ही किया जाता है जितना कि उस पात्र के मानसिक उद्रेक को सुलझाने के लिए आवश्यक हो। कथानक में पात्र के इर्द गिर्द के जनजीवन की समस्याओं के स्थान पर पात्र के मनोभावों को दर्शाते हुए उसकी मानसिक दशा को अधिक महत्व दिया जाता है। जैनेन कुमार की कहानियों में एक और बात है जो उभर कर आती है, वह यह है कि उन्होंने अधिकांश कहानियों और उपन्यासों में स्त्री को केंद्र में रखा है और उस पात्र के माध्यम से स्त्री मनोदशा का वर्णन किया है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि उन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति, भारतीय जनजीवन, भारतीय परिवार की अवधारणा आदि का पोषण भी किया है। वे संयुक्त परिवार की वकालत करते हुए भारतीय परिवेश में जिस तरह का पारिवारिक वातावरण देखने को मिलता है, उसको तोड़ने या खंडित करने में जैनेन कुमार यकीन नहीं रखते हैं। जैनेन कुमार की सर्वाधिक प्रचलित कहानियों में पत्नी कहानी का प्रमुख स्थान है। इस कहानी की केंद्रीय पात्र सुनंदा है। सुनंदा का पति कालिंदी चरण भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय आंदोलनकारी है। उसका वर्णन इस कहानी में है, लेकिन कहानी में कालिंदी चरण का चित्रण स्वाधीनता आंदोलन के नायक के रूप में विस्तारित न होकर सुनंदा के पति के रूप में विस्तारित है, जो सुनंदा के चरित्र को, उसके मनोविश्लेषण को विस्तारित करने में सहायता प्रदान करता है। आगे देखिए। सुनंदा की शिक्षा थोड़ी कम है। वह बार बार सोचती है कि देश क्या है, सरकार क्या है, आजादी क्या है, स्वाधीनता क्या है। ये बातें मैं नहीं समझ पाती हूँ, लेकिन मेरे पति जब इन बातों की चर्चा अपने मित्रों और अपने सहयोगियों से कर सकते हैं, तो फिर मुझसे क्यों नहीं। इस कहानी में जो सुनंदा है, उसकी जो मनोस्थिति है, उसका चित्रण देखने को मिल रहा है। जो सुनंदा है बच्चों, वो कम पढ़ी लिखी है, ठीक है। उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठता है कि जो उसका पति है, वो अपने मित्रों से स्वतंत्रता, आजादी, स्वाधीनता इन सब पर बात कर रहा है, परंतु अपनी पत्नी से इन सब पर कभी भी बात नहीं करता है, ठीक है। आगे देखिए। वह चाहती है कि उसका पति उसे समय दे, जो चीज वह नहीं समझती है वह उसे समझाए, अपने साथ सम्मिलित होने का, सुख दुख को बांटने का अवसर प्रदान करे। कालिंदी चरण अपनी पत्नी को इन बातों में शामिल नहीं करता है। यही चीज सुनंदा को भीतर ही भीतर कचोटती रहती है। पति देर से आता है, उसके साथ कुछ और मित्र आ जाते हैं, जिसकी खबर पहले से सुनंदा को नहीं है। अंततः वह अपने और अपने पति का पूरा खाना पति और उसके दोस्तों के सामने परोसती है। वह अपने लिए खाने पीने को कुछ नहीं बचा कर रखती है। अंगीठी बुझ जाने के कारण फिर से खाना बनाना भी संभव नहीं है। उसके मन में यह बात उठती है कि उसने घर का सारा खाना पति के सामने दे दिया। उसके पति ने एक बार भी उससे यह क्यों नहीं पूछा कि तुमने अपने लिए कुछ बचा कर रखा है या नहीं। यहाँ पर आप स्त्री के त्याग को देखें। जो सुनंदा है, वो जब सडन उसके पति और उसके कुछ मित्र आ जाते हैं, तो सुनंदा अपने पति और अपने लिए सिर्फ भोजन बनाई रहती है, परंतु जब उसके पति के मित्र भी आ जाते हैं, तो वो क्या करती है, पूरा का पूरा खाना अपने पति और उनके मित्रों को परोस देती है। इवन वो अपना खाना भी अपने पति के मित्रों को दे देती है। तो उसके मन में आता है कि एक बार तो उसके पति को एटलीस्ट पूछना चाहिए कि उसने खाना खाया या फिर नहीं खाया, ठीक है। और इस कहानी में जैनेंद्र ये दिखाना चाहते हैं कि जो भारतीय स्त्री है, उसके अंदर कितना ममता, कितनी त्याग करने की क्षमता है, ठीक है। यहाँ कहानी में यह भाव उभर कर आता है कि स्त्री अपने को त्याग और बलिदान के निमित्त सदैव शीर्ष पर रखने को उद्यत होती है।
वह सोचती है कि मेरे मन में यह बात आई भी कैसे? मैंने तो एक दिन अपने पति को या उसके मित्रों को अपने हिस्से का भोजन कराकर पुण्य ही तो अर्जित किया है। सुनंदा अक्सर घर में अकेली ही होती है। पति स्वाधीनता आंदोलन में अपने सहयोगियों के साथ सक्रिय है और इस दौरान उसे बार बार अपने बच्चे की याद आती है जो किसी कारण से मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। बार बार उसे याद करती है। वह उन यादों से पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करती है और फिर से उन्हीं यादों में लिपट कर दुखी हो जाती है। वह चाहती है कि वह अपने आप को किसी अन्य काम में इस तरह लगा दे, खुद को इस तरह से उलझा दे कि उसे अतीत में दोबारा जाने का अवसर ही ना मिले। लेकिन घर का एकांत और जीवन का अकेलापन उसे बार बार अतीत में ले जाता है। यहाँ एक ही स्त्री के मनोभावों का कुशल चित्रण करने में कथाकार सफल सिद्ध हुआ है। कालिंदी चरण के आने पर जब वह इस तरह का व्यवहार करता है कि जैसे आने में देरी के कारण या फिर आदमी का खाना बना होने के बावजूद 4 आदमी के आ जाने के कारण वह लज्जित है, तब सुनंदा व्यवस्थित हो उठती है। वह चाहती है कि उसका पति पूरे अधिकार से उसे कहे कि और ज्यादा खाना बना दो, तो वह खुशी खुशी खाना बना देती। लेकिन वह अपराधी के जैसा व्यवहार कर रहा है। यह बात सुनंदा को तकलीफ देती है। एक तो वह दिन भर घर में अकेली पड़ी रहती है, पुरानी यादों को उधेड़ती बुनती रहती है। इस कारण से उसका मन झुलझुला उठता है। जितनी देर उसका पति घर पर रहता है, उतनी देर उसके व्यवहार में बनावटीपन को देखकर सुनंदा क्रोधित हो जाती है। कहानी में स्त्री मनोविज्ञान का चित्रण करने के दौरान जैनिन कुमार ने स्त्री को आधुनिक संदर्भ में स्वावलंबी बनाने के लिए छटपटाते नहीं दिखलाया। वह भारतीय परंपरा के अनुसार अपने पति की अधीनता स्वीकारती है, खुद को पति की सेविका मानती है। कालिंदी चरण को घर आने में देर होता है। वह रात के 12-1 बजे जब भी आए, सुनंदा उसे खाना खिलाकर ही खाना खाती है। उसका मन झुलझुलाता है, लेकिन उसे तकलीफ इस बात की नहीं कि कालिंदी चरण देर से आने के कारण वह देर से खाना खा पाती है, बल्कि उसे तकलीफ इस बात की है कि कालिंदी चरण अपना ख्याल क्यों नहीं रखता, समय पर खाना क्यों नहीं खाता। भारतीय परंपरागत स्त्री के चारित्रिक विशेषता को इस कहानी में जैनिन कुमार ने आदर्श रूप में चित्रित किया है। कहानी में कथा का प्रवाह सीमित है। कथाकार का मूल उद्देश्य कथा को विस्तृत न करके स्त्री पात्र सुनंदा का चारित्रिक मनोभाव को चित्रित करना है। एक ऐसी स्त्री जो अपना जीवन एकांत और एकांकीपन में गुजार रही है। वह खुद को पति के साथ मुख्य धारा में लाना तो चाहती है, किंतु पति उसका साथ नहीं देता है। वह घर के कामकाज तक में सीमित हो जाती है। उसके मनोग्रंथि को बड़े ही सुंदर रूप में इस कहानी में चित्रित किया गया है। अपने लघु कलेवर में कहानी की नायिका केंद्रीय पात्र सुनंदा के मनोविज्ञान को लेखक ने पाठकों के समक्ष मनमोहक ढंग से प्रकट किया है। तो इस प्रकार जैनिन की जो पत्नी कहानी है, इस कहानी का सारांश मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से बता दिया है और इस कहानी की क्या पृष्ठभूमि है वो काफी अच्छे से आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। कुल मिला के जैनेन्द्र जी इस कहानी के माध्यम से भारतीय समाज में जो पति पत्नी के संबंध है उसका एक ऐसा तस्वीर प्रस्तुत करते हैं जो कि ये प्रश्न पैदा करता है कि आखिरकार कब तक और क्यों कोई स्त्री इतनी उपेक्षाओं और इतनी महत्वहीनता के बावजूद भी आदर्श स्त्री और पत्नी बनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार जैनिन कुमार की पत्नी कहानी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सभी मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से बता दिया है। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।
किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर दिया है, तो वहां पर भी आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आज के इस क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, ये पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। थैंक यू।